अच्छा जी। बेटा, हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा एक मेजर चंक अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। मैं वापस एक मरतबा रिकैप दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें रिवाइज हो जाएं। हम लोगों ने बेटा फॉर्मूला पे बात की थी, फॉर्मूला के बाद हम लोगों ने वैल्यूज के ऊपर बात की थी, वैल्यूज के बाद मैंने इलास्टिक का जिक्र किया था, कंपटीशन ज्यादा, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा, ये वो। इन इलास्टिक का जिक्र किया था कि स्टीपर कर्व बनता है, कंपटीशन कम होता है, रिस्पॉन्सिवनेस कम होती है। यूनिटरी इलास्टिक की बात की थी, परफेक्टली इन इलास्टिक की बात की थी, परफेक्टली इलास्टिक की बात की थी। ये सारी पुरानी कहानी है जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बड़े डिटेल में समझा चुका हूँ। उसके बाद बेटा फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग पे बात की थी, हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी एक क्लास पूरी बैठ के, और आपको मैंने यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर भी सारा बता दिया था कि इलास्टिक है और आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपको प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, इन इलास्टिक में प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। यूनिटरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, भले प्राइस बढ़ाओ भले प्राइस कम करो, कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। उसके बाद बेटा हम लोगों ने परफेक्टली इन इलास्टिक की बात की थी। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है कि जीरो प्रोड्यूसर होते हैं, जितने से प्राइस बढ़ाओगे उतने अमाउंट से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। परफेक्टली इलास्टिक में आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। ये वो बेसिक कहानी है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ी। ठीक है बेटा, एक बड़ा खतरनाक एमसीक्यू आप लोगों को P1 में मिलेगा। जब आप लोग एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो एक एमसीक्यू है जो बहुत अक्सर टेस्ट भी हो जाता है, तो वो बेटा एमसीक्यू समझना है हमने अभी बैठ के। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यार ये जूम यूजर कौन है बेटा, एक तो अपने नाम से आया करें, और दूसरा ये तहा नासिर। तहा नासिर बेटा मुझे जरा आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, ये आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? अच्छा सही है, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा आफ्टर क्लास, ठीक है। और बेटा ये जूम यूजर जो भी हैं ये अपने नाम से आए काइंडली। चलो बेटा, हम अपनी कहानी को जरा बढ़ाते हैं आगे। यहाँ पे जरा देखिएगा, हम लोग जब यहाँ पे बात करेंगे, एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है, वो किस तरह चलता है, वो इस तरह चल रहा होता है, पीईडी थ्रू आउट डिमांड कर्व। ठीक है, पीईडी थ्रू आउट डिमांड कर्व। यहाँ पे जरा मामला को समझना, ऐसा होता क्या है सुनना जरा। बेटा यहाँ पे मैंने ली प्राइस, यहाँ पे मैंने ली क्वांटिटी, यहाँ पे आ गया आपके पास टी आर, और साथ में आपके पास आ गया टी आर लिंक लिंक विथ पीईडी। यानी कि टी आर का पीईडी के साथ क्या लिंक चल रहा है। सुनना जरा बेटा, यहाँ पे आओ। ये आपके पास मैं इस तरीके से एक टेबल बनाऊंगा, और उस टेबल को यूज करते हुए हम लोग अपनी एक फाइनल कंक्लूसिव डायग्राम की तरफ जाएंगे। बेटा सुनिएगा जरा। अज्यूमिंग आपके पास प्राइस लेवल चल रही है 10, सही है, प्राइस लेवल क्या आ गई आपके पास 10। 10 रुपए की प्राइस पे आप एक यूनिट बेचते हो, तो 10 × 1, रेवेन्यू कितना आ गया आपका, 10 आ गया। आपने प्राइसेस कम की, आप 9 पे आ गए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, वो बढ़ जाती है। आप एक यूनिट बेचते थे, अब आप 2 यूनिट बेचते हो, आपका टोटल रेवेन्यू कितना आता है, 18। आपने प्राइसेस और कम की, 8 कर दी। आप कितने यूनिट बेच रहे हैं, 3 यूनिट बेच रहे हैं, तो बेटा आपके पास रेवेन्यू कितना आ गया, 24। तो इस तरीके से आप प्राइसेस अपनी कम करते जा रहे हो, 3, 2, 1, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रेवेन्यू देखो क्या आ रहा है आपका, 28, 30, 30, 28, 24, 18 और 10। बेटा वो रूल याद करो जो मैंने आपको पीईडी का, जो मैंने आपको पीईडी का रूल याद कराया था, वो रूल याद करें। क्या था, इलास्टिक कहता है कि प्राइस कम करोगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, इन इलास्टिक कहता है प्राइस बढ़ाओगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। ये रूल आपको याद होना चाहिए। बेटा यहाँ पे आओ, अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं, अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं, बेटा आप एक चीज को देखो कि जैसे जैसे आपके पास प्राइसेस कम होती जा रही हैं,
जैसे जैसे आपकी प्राइसेस कम होती जा रही हैं, आपका रेवेन्यू क्या होता जा रहा है? रेवेन्यू आपका बढ़ता जा रहा है। प्राइसेस कम हो रही हैं तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऐसा कौन कहता है बेटा आपको कि आपकी प्राइसेस कम होंगी तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है? ऐसा कहता है आपको इलास्टिक डिमांड। यानी कि टॉप वाले फोल्डर पे, टॉप वाली जगह पे आपके पास पीडी क्या चल रही है? इलास्टिक। आगे सुनो बेटा, इधर आओ, यहां से लेके यहां तक देखो। आपकी प्राइसेस भले बढ़े, आपकी प्राइसेस भले कम, आपका रेवेन्यू सेम रहे। प्राइसेस भले बढ़े, प्राइसेस भले कम हो, रेवेन्यू सेम रहेगा। ऐसा कौन कहता है बेटा? ऐसा कहता है आपको यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक कहता है कि मुझे तुम्हारी प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले तुम प्राइस बढ़ा दो, भले तुम प्राइस कम कर दो, तुम्हारा रेवेन्यू कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो बीच में अपने पास क्या आ गया? यूनिटरी इलास्टिक। टॉप पे अपने पास कौन आ गया? इलास्टिक। आगे सुने बेटे, जैसे जैसे आप प्राइसेस कम कर रहे हो, जैसे जैसे आप प्राइसेस कम कर रहे हो, वैसे वैसे रेवेन्यू भी क्या होता जा रहा है आपका? आपका रेवेन्यू भी फॉल होता जा रहा है। यानी कि प्राइस और रेवेन्यू में पॉजिटिव रिलेशनशिप बेटा किस जगह पे चल रहा होता है? प्राइस जैसे ही कम होगी आपका रेवेन्यू भी फॉल होगा। ऐसा रिलेशनशिप कहाँ पे चलता है? इन इलास्टिक में। तो आपके पास बेटा टॉप पे क्या आ गई? इलास्टिक, फिर आ गई यूनिटरी, और लास्ट में कौन आ गया? इन इलास्टिक। अब हमारे पास डिमांड कर्व पे क्या मामला चलते हैं बेटा, यहाँ पे आओ। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड बना दूं, मैं यहाँ पर सिंपल सा एक लॉ ऑफ डिमांड बना रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास प्राइस आ गई, यहाँ पे अपने पास क्वांटिटी आ गई, और ये बेटा अपने पास एक सिंपल सा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन रहा है। तो बेटा मुझे एक चीज का अंदाजा हो रहा है कि मेरे पास जो अपर पोर्शन है, जो अपर पोर्शन है, वहां पर मेरी पीडी क्या चल रही है भाई? अपर वाले पोर्शन में पीडी क्या चल रही है? इलास्टिक। तो अपर पोर्शन आपके पास आ गया है इलास्टिक का। ठीक है। सेंटर में क्या चल रहा है? यूनिटरी। सेंटर में क्या चल रहा है? यूनिटरी। तो बेटा ये देखो, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? यहाँ पे आपके पास आ गया है यूनिटरी। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास यूनिटरी। और नीचे वाला जो पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या है? इनइलास्टिक। तो बेटा नीचे वाले पार्ट में आपके पास कौन सी पीढ़ी चल रही है? नीचे वाले पार्ट में आपके पास चल रही है इन इलास्टिक। समझ गए हैं इस बात को? नीचे वाले पार्ट में चल रही है इन इलास्टिक, कोई मसले वाली बात? वालेकुम अस्सलाम। सर स्टार्टिंग में प्राइस 10, क्वांटिटी 1 थी, यानी लास्ट ऑपोजिट थिंग, बट टोटल रेवेन्यू इज सेम इन बोथ, सो इज दिस आल्सो यूनिटरी इलास्टिक? नहीं बेटा, ये यूनिटरी इलास्टिक नहीं है, ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना। सीधा सीधा अपने पास आंसर आ रहा है। हम तो प्राइस चेंज, हम तो इसको कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग फर्स्ट और सेकंड यूनिट को हम इस तरह कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या अफेक्ट आ रहा है। हम पहले और आखिरी को कंपेयर नहीं करेंगे, समझे? और कोई सवाल बेटा? और कोई सवाल? क्लियर है बेटा सारी बातें? वेरी गुड। अब देखो, एग्जामिनर इतना कमीना है, कैसे तंग करेगा आप लोगों को, सुनना जरा। सर तो फिर ये जो आपने यूनिटरी एग्जाम्पल बताई है, इसको एक्सप्लेन कर दे दोबारा। बेटा एक्सप्लेनेशन तो कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ कैलकुलेशन की है। ये देखो, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की है, और मैंने इसको लिंक किया है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के साथ, जो कहता है कि भले आप प्राइस बढ़ाओ, आप भले प्राइसेस कम करो, आपके रेवेन्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने तो बस लिंक किया उसके साथ, मैंने कोई नई चीज तो नहीं बताई, तो सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है बेटा, कुछ भी नहीं है। सही है। अच्छा, अब एग्जामिनर का कमीनापन डिस्कस कर रहे हैं। आप एग्जामिनर कितना कमीना है, सुना जरा। आपको रूल तो समझ आ गया कि टॉप पे इलास्टिक है, फिर यूनिटरी है, और फिर इन इलास्टिक। आपको वो एमसीक्यूज में कैसे तंग करेगा और कैसे गिरेगा, जरा समझना। बेटा वो बोलेगा, वो पहला गलत, ये मैं रॉन्ग ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? रॉन्ग ऑप्शंस। तो पहला रॉन्ग ऑप्शन वो आपको क्या देगा? पीडी सेम, पीडी इज सेम थ्रू आउट डिमांड कर। कहता थ्रू आउट डिमांड कर आपकी पीडी सेम चल रही है। ठीक है, आपके एक जो पीडी है वो सेम चल रही है थ्रू आउट डिमांड कर। पहला गलत ऑप्शन ये। दूसरा गलत ऑप्शन सुनना, दूसरा गलत ऑप्शन वो बोलेगा
कि अपर पोर्शन पे आपकी पीईडी लो होती है, अपर पोर्शन में पीईडी लो होती है, उसके बाद सेम होती है, और उसके बाद पीईडी आपकी हाई होना शुरू हो जाती है। तो कहने का मकसद क्या है कि टॉप पे पीईडी लो होने का मतलब इनइलास्टिक, यानी कि गलत ऑप्शन के हिसाब से वो बोलता है कि टॉप पे इनइलास्टिक होती है, फिर सेम होती है, फिर इलास्टिक यानी कि हाई हो जाती है। ये भी गलत ऑप्शन, क्योंकि टॉप पे आपके पास हाई है, फिर सेम है, और फिर लो। सही। फिर क्या एक और एग्जांपल वो दे सकता है, बोलेगा भाई थ्रू आउट यूनिटरी इलास्टिक, थ्रू आउट यूनिटरी इलास्टिक है। बेटा ये भी आपका गलत ऑप्शन है, थ्रू आउट यूनिटरी तो है नहीं, थ्रू आउट यूनिटरी नहीं है, वो चेंज हो रही है चीज। सही है। अच्छा, अब यहां तक कोई सवाल बेटा, गलत ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, कोई मसले वाली बात। हसीब कह रहे हैं सर एक डिमांड कर्व में इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी तीनों आ सकते हैं। बेटा ये इस डिमांड कर्व के हिसाब से तीनों हैं। और आप मुझे ये बताएं, आपकी फर्स्ट क्लास है कि मैंने पहले तो कभी आपका नाम नहीं देखा हसीब। बेटा कोई टेंशन किसी को। कह रहे हैं बेटा सारी चीजें, वेरी गुड। लेकिन सर पीडी हाई फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, क्या लिख रहे हो? सर पीडी हाई पर नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। चलो फर्दर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं भाई, फर्दर अपनी बात को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू और था जो बच्चों को बहुत तंग करता है। हाँ, वो एमसीक्यू जरा समझना। ये मैं जरा कॉपी पेस्ट कर लूं नेक्स्ट पेज के लिए। अच्छा, ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। ये आपको पता है कि टॉप पे आपके पास इलास्टिक है, फिर यूनिटरी है, और फिर इन इलास्टिक। अच्छा बेटा, आपके पास अगर ऐसा एक कर्व बना हुआ हो, आपके पास ऐसा एक कर्व बना हुआ हो, यहाँ पे प्राइस आ गई, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी आ गई, आपके पास एक हाइपरबोला बना हुआ है, ठीक है। आपके पास एक हाइपरबोला बना हुआ है। बेटा हाइपरबोला का मतलब क्या है? हाइपरबोला का मतलब क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब बेटा यूनिटरी इलास्टिक का मतलब ये तो थ्रू आउट यूनिटरी इलास्टिक ही रहेगा ना, यहाँ पर तो थ्रू आउट वैल्यू वन रहेगी, यहाँ पर तो थ्रू आउट वैल्यू वन रहेगी। सही है। यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ पे थ्रू आउट वन है। अब मेरी बात को बड़े गौर से समझ, एग्जामिनर ने क्या शैतानी की सुनो जरा। एग्जामिनर ने इस कर्व के ऊपर ना हाइपरबोला बना दिया, ये देखो, एग्जामिनर ने इस कर्व के ऊपर ऐसा हाइपरबोला बना दिया। सही है। ये आपका बेटा हाइपरबोला बन चुका है, हाइपरबोला आ गया। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको मिटाता हूँ आगे से, ये चीजें मिटा देता हूँ। सही है। अब सुनते रहना बड़े गौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला। आपको इतना तो पता है कि टॉप पे वो इलास्टिक है, फिर यूनिटरी है, और फिर इन इलास्टिक। एग्जामिनर ने इसके ऊपर हाइपरबोला बना दिया ऐसे, ठीक है। ये आपके पास डिमांड करवा गया, ये आपके पास डिमांड करवा गया। सही है। अब सुनो, एग्जामिनर कहता है कि यार ये जो पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट एक्स जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके पास दो डिमांड कर्व है, एक ये वाला डिमांड कर्व जहां पे टॉप पे इलास्टिक है, फिर यूनिटरी है, फिर इन इलास्टिक, और एक ये वाला डिमांड कर्व जो कि थ्रू आउट क्या चल रहा है? यूनिटरी इलास्टिक। बेटा पॉइंट एक्स पे क्या हो रहा है? पॉइंट एक्स पे क्या हो रहा है? ये आपका D2 है, ये आपका D1 है। अब बेटा पॉइंट एक्स पे D1 क्या है आपका? इन इलास्टिक। सही है। और पॉइंट एक्स पे D2 क्या है आपका? यूनिटरी इलास्टिक। इन इलास्टिक की वैल्यू क्या होती है? लेस देन वन। इन इलास्टिक की वैल्यू क्या होती है? लेस देन वन। और यूनिटरी इलास्टिक की वैल्यू क्या होती है? इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू वन। अब एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछेगा कि मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि तुम्हारा D2 जो है वो D1 से के पॉइंट में हाई इन वैल्यू है या लो इन वैल्यू है? क्या सवाल है कि आपका D2 क्या पॉइंट एक्स पे
D1 से हाई इन वैल्यू है या लो इन वैल्यू है, तो बेटा पॉइंट एक्स पे खुद देखो, आपका D1 क्या चल रहा है, इनइलास्टिक, और D2 क्या चल रहा है, यूनिटरी इलास्टिक। तो बेटा लॉजिकली पॉइंट एक्स के ऊपर D2 ज्यादा वैल्यू वाला है, D2 इज हाई इन वैल्यू, D2 इज हाई इन वैल्यू, एंड D1 इज लो इन वैल्यू, क्योंकि वो इन इलास्टिक है। बेटा कोई परेशानी, कोई मसला, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? रुका हुआ हूं मैं, सुकून से इसको पहले कर लो, जैन कर लो इसको, खा लो इसको, पहले हजम कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सारी चीजें? समझ गए हैं बेटा? ठीक। चलो बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, हमारा ये टॉपिक फिर इंशाल्लाह एंड हो जाएगा, यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर गवर्नमेंट। ये हमने अभी जरा एक नजर देखना है, तो यहाँ पे आइएगा बेटा, ये सारी चीजें नोट्स में ऑलरेडी आपके पास है, तो कॉपी करने की ये चीज जरूरत नहीं है, वो आप लोग कॉपी करोगे बेटा। अब गवर्नमेंट जब पीईडी को यूज करता है, तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ यूजफुलनेस लेके चलेगा। तो यहाँ पे बात चल रही है यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए कैसे पीईडी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो बेटा जरा पॉइंट को देखना, पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, पीईडी गवर्नमेंट के लिए दो तरीके से यूजफुल हो सकती है, या तो वो डिमांड इलास्टिक हो या तो वो इन इलास्टिक हो। बेटा सुनो कैसे, यार अगर मैं एक कार प्रोड्यूसर की बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, एक कार प्रोड्यूसर है, एक गोरा है और एक डोमेस्टिक, दोनों कार प्रोड्यूसर है, दोनों लग्जरी गुड बना रहे हैं, यानी कि दोनों की डिमांड कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक। ठीक है, दोनों की डिमांड कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक, क्योंकि ये एक लग्जरी गुड। अब बेटा बात सुनो, गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि ग्रो कौन सा वाला प्रोड्यूसर करे, हमारा लोकल प्रोड्यूसर ग्रो करे या गोरा ग्रो करे? लॉजिकल सी बात है, गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि हम लोग ग्रो करें, हमारा लोकल प्रोड्यूसर ग्रो करे। अब बात सुनो, गवर्नमेंट को पता है कि डिमांड इलास्टिक है, अगर किसी तरीके से मैं गोरे की प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो बहुत सारे लोग गोरे को छोड़ के कहां पे आ जाएंगे, डोमेस्टिक पे। तो अगर आप बाहर से एक लग्जरी गुड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इंपोर्ट के ऊपर क्या लगा सकती है, अरे, ताकि लोग जो हैं वो गोरे को छोड़कर डोमेस्टिक पे आना स्टार्ट करें। या फिर गवर्नमेंट लोकल कार प्रोड्यूसर को दे सकती है सब्सिडी, ताकि उसकी डिमांड फौरन से बढ़े, उसकी रेवेन्यू ज्यादा से बढ़े, उसकी क्वांटिटी थ्रू आउट बढ़ती रहे। यहाँ पर आप इलास्टिक में और भी चीजों को कंपेयर करते हैं, वो क्या है, सनसेट एंड सनराइज इंडस्ट्रीज। बेटा सनसेट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो अपने टाइम पे काफी उरूज पे थी, बट आज उसका बेड़ा गर्क हुआ है, फॉर एग्जाम्पल नोकिया। सनराइज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो अभी अभी पैदा हुई है, बट आगे जाके शायद ग्रो कर जाए, जैसे कि एप्पल अपने टाइम पे 1980s के अंदर होगी, वो उस टाइम पे सनराइज थी, सीख रही थी, बड़ी हो रही थी। प्रॉब्लम ये है बेटा कि सनसेट और सनराइज, ये दोनों इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, इनको हल्की सी चमाट पड़ी ना तो ये बिखर जाएंगी, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बेड़ा गर्क हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है कि यार जब इनका बेड़ा गर्क होगा तो उससे मुल्क में बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी, और जब अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई तो फिर तो मसला है, हमें बेटा अनएम्प्लॉयमेंट होने से रोकना है ना, हमें अनएम्प्लॉयमेंट होने से बचाना है अपने आप को। तो हमें बेड़ा गर्क होने से अपने आप की बचत करनी है, वरना तो हम लोग गए, वरना हम लोग फंस गए। तो गवर्नमेंट इलास्टिक पीईडी वाले गुड्स को इस तरह सपोर्ट कर रही होती है, बाय गिविंग देम सब्सिडी, या फिर बाय रिड्यूसिंग इंटरनेशनल कंपटीशन सो दे कैन सर्वाइव। सही है। बट अगर हम लोग बात करें बेटा इन इलास्टिक की, एग्जाम्पल मैं सिगरेट की बात करता हूँ, सिगरेट अल्कोहल की बात करता हूँ, सिगरेट और अल्कोहल ये हैं इन इलास्टिक इन नेचर, क्योंकि नेसेसिटी गुड है, हैबिट फॉर्मिंग गुड है। अब गवर्नमेंट को पता है कि यार एक नेसेसिटी गुड है, हैबिट फॉर्मिंग गुड है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उस पर लगा दी इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट को पता है कि यार लोग पीना नहीं छोड़ेंगे, तो क्यों ना हम उससे पैसा कमाना शुरू कर दें। तो गवर्नमेंट जब उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगा, तो गवर्नमेंट के पास बेटा क्या आता है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ना शुरू होगा।
and same tax revenue could be spent somewhere else after receiving it, after earning it. तो जो पैसा आपने बेटा टैक्स रेवेन्यू से कमाया, आप यही पैसा कहीं और लगा दो। आप हॉस्पिटल बना लें, आप स्कूल बना लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लें। हाउएवर अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा नेसेसिटी गुड है जो कि मेडिसिन है, इनइलास्टिक है बट मेडिसिन है। तो ये होता है बेटा सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल गुड, ये होता है सोसाइटी के लिए अच्छा गुड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है? यहाँ पर गवर्नमेंट ये करती है कि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है सब्सिडी, ताकि मेडिसिन जो है वो कस्टमर को सस्ते दाम मिल जाए, अच्छे दाम मिल जाए। तो बेटा गवर्नमेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही है सब्सिडी। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गुड, हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट डिसीजंस लेती है कि यार या तो हम उसको बेनिफिट दें, या तो हम उसको नुकसान की तरफ लेके आए, या उसको रोकथाम की तरफ लेके आए। बेटा कोई टेंशन वाली बात है, कोई मसले वाली बात है, तुम बताओ। क्या क्या सवाल आए हुए हैं, पहले तो किसी को कोई मसला नहीं आ रहा। रयान अली का एक सवाल आया, सर व्हाई इजंट बैंड इन पाकिस्तान इफ इट्स हार्मफुल फॉर आवर लंग्स एंड हैव एक्सटर्नल कॉस्ट। ये मैं प्रॉपर आपको मार्केट फेलियर के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए एक छोटा सा जवाब मेरा सुन लो। बेटा जिस फैक्ट्री में शराब बनती है, जिस फैक्ट्री में सिगरेट बनती है, वहां पर भी तो लेबर ही काम कर रहा है, यानी कि वहां पर भी इंसान ही काम कर रहा है। अगर कल को मैं बैन कर दूंगा तो वो फैक्ट्रियां वगैरह बंद हो जाएंगी। जब वो फैक्ट्रियां वगैरह बंद होंगी तो उससे बेरोजगारी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगी ना। जब वो बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो उससे क्राइम रेट, डेथ रेट, सुसाइड रेट, ये सब चीजें भी तो बढ़ती हैं। ये पूरे आपके मार्केट फेलियर का एक चैप्टर है, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आई है रयान अली बात? चल, बेटा बाकी सब कोई इशू जल्दी से बताओ यार, एक्टिव रहा करो, सोते क्यों हो आप लोग? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, चले जी फर्दर आगे बात करते हैं बेटा। पांच पेपर क्वेश्चन। बेटा जरा पांच पेपर क्वेश्चन को एक नजर देख लेते हैं। ये आपका होमवर्क भी है, आपको जो मैंने लास्ट होमवर्क दिया था उसकी ड्यू डेट क्या थी? उसकी ड्यू डेट एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, फ्राइडे थी ना। अब आपको मैं और होमवर्क दूंगा जिसकी ड्यू डेट संडे हो। सही है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप संडे को मुझे देंगे, और जो बाकी पुराने क्वेश्चन है वो आप लोग मुझे देंगे फ्राइडे को। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये करंट एग्जाम फॉर्मेट पे नहीं है, ये पुराने क्वेश्चंस हैं। ये आप ऐसा प्रैक्टिस यूज कर रहे होंगे, ऐसा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बट ये अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न नहीं है। न्यू पेपर पैटर्न में 2 मार्क की इवैल्यूएशन भी आती है। चाहिए, ये वो क्वेश्चन है जिनमें इवैल्यूएशन नहीं है, तो आप सिर्फ ऐसा प्रैक्टिस को लेके चल रहे हो। क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कहता है explain the meaning of price elasticity of demand and using examples outline the factors that would cause demand for a good to be relatively price elastic। कहता है कि भाई मुझे फैक्टर्स बताओ जो कि आपकी डिमांड को रिलेटिवली इलास्टिक बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जरा फॉर्मेट को देखो। बेटा सबसे पहले आएगी आपके पास नॉलेज। आपने सबसे पहले पीईडी डिफाइन किया, आपने फॉर्मूला बताया, आपने बोला कि above formula will result in 5 different values which can be either PED greater than -1 that is elastic, PED less than -1 that is inelastic, equals to -1 that is unitary elastic, equals to infinity that is perfectly elastic, equals to 0 that is perfectly inelastic। ये पॉइंटर फॉर्म में नहीं आएगा, ये एक पैराग्राफ फॉर्म में बेटा आंसर चल रहा है आपका। फॉर्मूला आप इक्वेशन फॉर्म में बताएंगे, पीईडी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बट आप लोग फुल फॉर्म में लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। उसका मेन फोकस बेटा इलास्टिक पे था, तो आप भी इलास्टिक पे रहोगे। आपने इलास्टिक बताया, आपने वैल्यू बताई, आपने डायग्राम बताई। अब आप जाओगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी के ऊपर जो कि आपके कर्व को इलास्टिक रखते हैं। और फैक्टर कौन कौन से बेटा? सब्सिट्यूट्स, टाइम पीरियड, लग्जरी। कोई से भी 3 बता दो, ब्रांड लॉयल्टी बता दो, इनकम स्पेंड बता दो, कोई से भी 3 बता दो। सही है,
कोई से भी तीन आप बता सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ओल्ड पेपर पैटर्न, अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न इवैल्यूएशन चाहिए होती है, वो मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा खुद करवाऊंगा। एक मरतबा आप अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करना सीख जाओ, हाथ अपना सेट कर लो, उसके बाद मैं खुद इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन लेके जाऊंगा। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? Using elasticity of demand, why a train company might introduce a policy of raising fares at a busy travel time and lowering fares at a less busy travel time. बेटा फेयर का मतलब होता है प्राइस, टिकट की प्राइस। सही है, ट्रेन की टिकट है उसकी प्राइस। कहता है कि यार एक बात बताओ, बिजी ट्रेवल टाइम पे तुम फेयर बढ़ा रहे हो, तुम टिकट की प्राइस बढ़ा रहे हो, लेस बिजी ट्रेवल टाइम पे तुम टिकट की प्राइस कम कर रहे हो, क्यों? सवाल है ना। तो बेटा आप सुनिएगा, स्टार्टिंग आपके पास जब बेटा वो ट्रेन कंपनी या मोबाइल फोन प्रोड्यूसर या कार प्रोड्यूसर या किसी भी तरह के प्रोड्यूसर के साथ लिंक करता है ना, तो बेटा मेरा वो पूछता है आपसे यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर। वो किसी भी तरह के धंधे के साथ लिंक करे, वो सिंपल आपसे पूछ रहा है यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर। ठीक है, अब बात सुनो। आपने पीईडी को डिफाइन किया, आपने फॉर्मूला बताया, आपने वैल्यूज बताई। ठीक है, सिंपल आपका वही पैटर्न शुरू का सेम ही चलता है। आपने इलास्टिक इन इलास्टिक बताया, फिर आपने बताया प्रोड्यूसर का एम क्या है, एम इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फिर आपने इलास्टिक बनाया, इलास्टिक का रेवेन्यू कर्व लिंक किया और उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, डाउनवर्ड स्लोपिंग रेवेन्यू कर्व। इन इलास्टिक बनाया, अपवर्ड स्लोपिंग रेवेन्यू कर्व बनाया और इसको एक्सप्लेन कर दिया। बेटा डायग्राम से ना कभी भी आंसर स्टार्ट होगा, ना डायग्राम से कभी भी आंसर आपका एंड होगा, डायग्राम हमेशा मिडिल में बनती है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की तरफ भी जाता हूँ, पहले मैं जरा ये समझाता हूँ। इसी तरह बेटा एक लास्ट क्वेश्चन है, यूजिंग पीईडी हाउ अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर विल यूटिलाइज द फॉलोइंग वैल्यूज, दैट इज -2, -0.5 और -1। इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। कहता जरा बताओ ऐसे कैसे होगा? वही कहानी है, यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर प्रोड्यूसर। अगेन बेटा आपने पीईडी बताया, आपने फॉर्मूला वगैरह बता दिया, सिंपल कहानी। आपने प्रोड्यूसर का एम बताया, एम ऑफ प्रोड्यूसर बता दिया। अगेन वही कहानी है, इलास्टिक उसको डिफाइन किया, उसकी डायग्राम बनाई, रेवेन्यू बनाया, एक्सप्लेन किया। सेम गोज फॉर इन इलास्टिक, सेम गोज फॉर यूनिटरी इलास्टिक, सारी चीजें आपके पास सेम जा रही हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी लेंदी है, तो आप भले तीनों के रेवेन्यू का ना भी बनाओ तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन सबकी प्रॉपर डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी, सबकी प्रॉपर कर्व्स आपको बनाने पड़ेंगे। सही है, अब मुझे अपने अपने सवाल बताएं। कोई सवाल बेटा? क्लियर है सारी चीजें? समझ गए? ये क्वेश्चंस आप मुझे देंगे संडे को। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर डालो, ड्यू डेट संडे। ये सारे क्वेश्चन मुझे संडे को चाहिए, स्क्रीनशॉट लें ग्रुप पर डालें। डन। चलो बेटा ये कॉपी करो जरा, ये 2 पेजेस कॉपी करने हैं आप लोगों ने, फौरन से कॉपी करें। मैं माइक और कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।